सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, आपको पावर कैलकुलेट करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, जो हमारे घरों में लगी रहती है, किसके लिए, पानी को स्टोर करने के लिए टैंक में। और जो आपका ये जो टैंक है क्वेश्चन में, ये कितनी ऊपर है, एट अ हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूं। कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट कैन लिफ्ट, जो कि लिफ्ट करता है 800 किलो पानी, 800 किलो पानी, टू स्टोर इन अ टैंक, ये रहा आपका टैंक, एट अ हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर इन ओनली 20 सेकेंड्स। ठीक है, खाली 20 सेकंड में वो कितना पानी स्टोर करता है। मास ऑफ वाटर आपको दे दिया 800 किलोग्राम। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, ये 20 सेकंड में इतना पानी स्टोर कर देती है टैंक पे, और जो टैंक है वो 1500 सेंटीमीटर ऊपर है, मतलब ये उसकी हाइट हो गई, और पानी वो यहां से स्टोर कर रहा है। तो आपका जो वाटर है वो है यहां पर। तो क्वेश्चन में आपको पावर कैलकुलेट करनी है इसकी। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आप जी की वैल्यू 10 ले सकते हो। अच्छा, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जो पावर में जो ये डिस्प्ले, अब ये देखो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम है ना, तो मैं वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये हमेशा मीटर में होता है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो ये आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, चलिए, ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये आपका क्या है, टाइम है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला कुछ आया पावर का। तो फोर्स यहां पर क्या लग रही है, अरे ध्यान देना, इस पानी, जब ये पानी ऊपर जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, जो कि होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी पानी को नीचे खींच रही है, पर मोटर की फोर्स की वजह से वो ऊपर जा रही है, मोटर के पावर की वजह से। तो वही पावर हमें कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स क्या लग रही थी यहाँ पर, mg, तो mg लिख दीजिए। एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, कि पानी कितनी ऊपर जा रहा है, तो ये 15 मीटर ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूं, और ये रहा टाइम। अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। मास कितना है वाटर का, 800 किलोग्राम। जी कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 10 ले लो। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, ये 15 मीटर। इसे डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही रहेगा, बिकॉज ये लीनियर मोशन है। ठीक है, और टाइम कितना था, टाइम कितना लग रहा था, 20 सेकंड, तो 20 यहाँ पर रख दो। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 2 1 जा, 2 4 जा 8 सॉरी, ये जो आपका आंसर आ गया, ये क्या आ गया, 15 4 जा 60, मतलब 6000 वाट। So our question is calculate the kinetic energy of a car of mass 750 kg। देखो, क्वेश्चन करते हुए हमेशा डायग्राम से करा करो। ठीक है, आपको फाइंड करना है इस कार की काइनेटिक एनर्जी, और जो कार का जो मास है वो कितना है, 750 kg। अच्छा, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस स्पीड से वो मूव कर रही है कार, इस स्पीड से मूव कर रही है। एक मान लो कार ए है। अच्छा, find the new kinetic energy, find the new kinetic energy of the car if the passenger of 50 किलो sits in the car। मतलब पहले तो कार का वेट जो था वो कितना था, 750 kg, और ये था 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही थी। अब इस गाड़ी में, इस सेम कार में एक 50 किलो का पैसेंजर बैठ जाता है, कार में ही 50 किलो का पैसेंजर, तो अब जो टोटल मास कितना हो जाएगा, 750 प्लस कितना, 50 किलो का वो पैसेंजर, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 800 किलोग्राम। और वेलोसिटी तो वही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी थोड़े ना चेंज हुई है, खाली मास चेंज का है इन्होंने। अच्छा, चलिए, अब आपको दोनों कंडीशंस में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस क्या होगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ मास कितना है आपका, 750 kg, तो 750 लिख दीजिए, पर यहाँ पर v स्क्वायर क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमेशा मीटर पर सेकंड में गिवन होता है ये, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। किस तरीके से होता है, देखो, मीटर पर सेकंड, अगर किसी कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है, 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स। तो 1 0 से 1 0 गया, ये 5 जा, ये 18 जा, तो डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से। तो अब क्या कहा जाएगा आपका, 15, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी क्या, मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो अब ये 15 यहां पर लिख दो, 15 का क्या है, स्क्वायर, तो निकाल लीजिए इसको, 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो मतलब एक जो आपका टोटल आंसर आएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो
375 क्या आएगा, जूल, बिकॉज हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। ये आ गई आपको काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कंडीशन की। सेकंड कंडीशन की कैसे आएगी, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करना है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना था, मास अब हो गया आपका 800 किलो, और यही 15 का क्या होगा, स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 400, ये आपका आंसर आ जाएगा 90, ये आपका आंसर। तो ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाली। क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास 60 kg, एक मैन है जिसका जो मास है वो कितना है, 60 kg, अच्छा 60 किलो का वो मैन है, रन्स अप अ फ्लाइट, मतलब सॉरी, रन्स अप अ फ्लाइट का मतलब वो ऊपर चढ़ रहा है, कितने, 30 स्टेप्स, मतलब वो स्टेयर्स चढ़ रहा है, ठीक है, और ये जो स्टेप्स वो चल रहा है कितने, 30 स्टेप्स, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 30, अच्छा, इन 40 सेकेंड्स, और टाइम कितना लगा रहा है वो, 40 सेकेंड, मतलब अब मैन, जिस एक आदमी था 60 किलो का, रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप, मतलब एक फ्लाइट थी कितने स्टेप्स की, 30, 1 2 3, इस तरीके से 30 स्टेप्स थे, वो चढ़ा 30 स्टेप कितने सेकंड में, 40 सेकेंड्स में, ठीक है। अगर एक स्टेप, इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई, एक स्टेप अगर 20 सेंटीमीटर हाई है, मतलब जो हाइट है ना एक स्टेप की वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट करो पावर ऑफ अ मैन, कैलकुलेट करना है आपको पावर ऑफ मैन। अब मैन कितना चढ़ा, एक स्टेप तो चला नहीं, वो तो 30 स्टेप चला, तो 30 स्टेप को कितना हो जाएगा, 30 स्टेप की हाइट क्या होगी, टोटल हाइट 30 स्टेप्स की, ये हो जाएगी 30 इंटू 20, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप की 20 है तो 30 का कितना होगा, 30 इंटू 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर, ये आपकी आ गई हाइट। पर हाइट कभी भी जब हम फाइंड, अब चलो इधर आओ, पहले पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी निकाल सकते हैं, किस तरीके से, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, जब मैन ऊपर चढ़ रहा है, जब कभी भी कोई चीज ऊपर जाती है तो उस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगती है mg। देखो यहाँ पर फोर्सेस और भी लग रही है आदमी के ऊपर, पर जब कभी भी क्वेश्चन में फोर्स का जिक्र ना हो तो आप हमेशा इस फोर्स को कंसीडर करेंगे, जो कि है ग्रेविटी की फोर्स, जो कि इक्वल होती है mg के, ठीक है। चलो, तो फोर्स की जगह लिख देना आप mg s अपॉन टाइम, m क्या था, मास क्या था आदमी का, 60, जी आप 10 लोगे, चलो 10 ले लो, ठीक है, जी आप 10 ले लो, वैसे 9.8 होती है वैल्यू, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, कि बंदा कितनी हाइट ऊपर चढ़ा, टोटल हाइट क्या आई थी, 600 सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर में नहीं होती है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो क्या आ जाएगा 6 मीटर, तो ये आपका क्या आएगा, डिस्टेंस, अच्छा, तो 6 इंटू टाइम कितना था, टाइम लगा रहा था वो कितना, 40 सेकेंड्स, तो 40 लिख दीजिए, 0 से 0 गया, और 6 6 36 अपॉन 4, अब इसको कटिंग शटिंग करके आपका आ जाएगा 90 वाट, तो जो पावर थी मैन की वो कितनी थी, 90 वाट, दैट इज योर आंसर। सो आवर क्वेश्चन इज, अ मैन ऑफ वेट 70 kg, मतलब एक आदमी है जिसका जो वेट है वो कितना है, 70 kg है, अच्छा 70 kg वेट, कैरीज अ वेट ऑफ 10 kg टू द टॉप ऑफ द टावर, मतलब इस आदमी ने 10 किलो वजन अपने साथ, एक तो इसका अपना वजन और एक बाल्टी मतलब या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि था 10 किलो का, उसका वजन, ये दोनों को वजन लेकर चला एक टावर के ऊपर जो कि था 100 मीटर हाई, 100 मीटर हाई, मतलब ये टावर की हाइट है, आदमी कहाँ था, यहाँ नीचे था, आदमी का वजन था 70 किलो और इसके पास ऑब्जेक्ट था 10 किलो का, तो टोटल वजन कितना हो गया, 80 kg, ठीक है, 80 kg इसका टोटल वजन हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन आप कैसे फाइंड करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां पर कौन सी लग रही है, जब कभी भी कोई आदमी ग्राउंड से ऊपर चढ़ता है तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगती है, कौन सी, mg, जो कि होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज mg, ठीक है, इसी फोर्स को हम वेट फोर्स भी कहते हैं। तो फोर्स कौन सी लग रही थी, mg, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये मीटर, ये हाइट कितना, मतलब वो बंदा कितना ऊपर चढ़ा, 100 मीटर, तो ये अभी बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो मास कितना था, 80, जी आप 10 ले लो, चलो ठीक है, जी नहीं यार 9.8 ही लो आप, ठीक है, और अपना
क्या था, हाइट कितनी, डिस्प्लेसमेंट मतलब 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट, मतलब इसको जीरो वाले पॉइंट हटा लो, एक जीरो से ये चला जाएगा, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा 78400 जूल। तो आपका ये आ गया वर्क डन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई फोर्स आपको ना दी गई हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा हर एक बॉडी पर काम करती है, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स ही ले लेना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। और टोटल वेट लेना है आपको, बिकॉज बंदा अपना वेट और एक जो ऑब्जेक्ट था उसका वेट दोनों को लेकर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, चलिए। आवर क्वेश्चन इज, अ मैन ड्रॉप्स अ 10 kg रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 5 मीटर लैडर। मतलब ये एक लैडर है, लैडर का मतलब वो सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी। एक आदमी था, मान लो इस लैडर पर चढ़ा हुआ था, उसने लैडर कितनी मीटर की थी, ये थी 5 मीटर की, ठीक है। उसने इस हाइट से एक स्टोन, मतलब रॉक होता है पत्थर, ये पत्थर का जो वेट था वो कितना था, 10 kg। उसने इस रॉक को नीचे गिर दिया। उसने क्या करा, इस रॉक को नीचे गिरा है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉक व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड। जब ये रॉक यहाँ ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बताओ। और आपको बताना है व्हाट इज इट स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। इसकी स्पीड बतानी है कि ये यहाँ पर जब हिट करा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। तो ये चीज आपको बतानी है। किस तरीके से बताओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मास था ऑब्जेक्ट का जो कि नीचे आ रहा है वो कितना है, 10 kg। अच्छा, हाइट क्या है, हाइट किस हाइट से वो नीचे आया, 5 मीटर, क्योंकि लैडर की हाइट से तो वो नीचे आया। चलिए, और जो यहाँ पर एसेलरेशन लग रहा है वो कौन सा है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी आपका क्या हो गया, 9.8। ये तो अंडरस्टूड वैल्यू है, ठीक है, ये आपको यूनिट जरूर लगानी है। अब देखो, जब कभी भी मैंने आपको बताया, अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होगी तो आपको पता होगा कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। यहां पर इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना इस हाइट पे, जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट द टॉप, वो जब ये पत्थर नीचे आएगा मोशन करता हुआ, वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, एट द बॉटम। समझे, मतलब मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 100 है, फॉर एग्जांपल यहां पर 100 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे आते आते 100 हो जाएगी। खाली इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है एनर्जी की, बाकी एनर्जी रहती कंजर्व ही है। यहाँ पर भी 100 थी, यहाँ पर भी 100 ही रहेगी। समझे, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानना है तो आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपके पास सारी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की वो चीजें हैं, तो आप वही निकाल दो पोटेंशियल एनर्जी। तो निकालते जरा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। मास क्या है यहाँ पर 10, g क्या है यहाँ पर 9.8, h क्या है यहाँ पर 5। अच्छा, तो 10 क्या करो, पॉइंट हटा दो, 10 से 10 गया। अब ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, 490 जूल। आपकी ये क्या हो गई, अब ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आया। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर 490। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इसके ही इक्वल होगी, एट द बॉटम पूछा है उन्होंने। अगर वो पूछता कि इस पॉइंट पर ही क्या है उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो होती 0, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब उन्होंने सेकंड चीज पूछी थी कि वो कितनी वेलोसिटी से यहाँ पर स्ट्राइक करा, मतलब फाइनल वेलोसिटी। देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड, बिकॉज ये रेस्ट पर था उस वक्त। अच्छा, तो हम एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है v² - u² इक्वल्स टू 2as। ये हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो a नहीं है, g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो आपको v² फाइंड करना है। चलिए, u क्या है आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी, 2 इंटू 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये 5, तो 5 लिख दिया यहाँ पर, इंटू 5 अपॉन में 10। ये क्या गया, 2 1 जा 2 5 जा, 5 से 5 गया, और ये क्या गया 98। सो v इक्वल्स टू √98। तो ये आपको क्या गया v। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.9 मीटर पर सेकंड। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। काइनेटिक एनर्जी ये रही, v ये रहा। उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। थैंक यू। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है पर हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो क्या है, अ पर्सन, एक आदमी है, इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ वर्टिकल फोर्स। मतलब एक आदमी है, उसने क्या कर रखा है, एक बाल्टी ले रखी है, उसको पकड़ रखा है। अब बाल्टी को यार उठाने के लिए उसे वर्टिकल फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उसने जो फोर्स लगा रखी थी वो कितनी थी, 10 न्यूटन की, ठीक है। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब वो हॉरिजॉन्टली मूव करा कितना, 5 मीटर। ऐसे ही बाल्टी को उठाकर, मतलब 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, फिर उसने क्या करा, सेकंड प्रोसेस उसने क्या करा,
वो उस बाल्टी को लेकर कहाँ चढ़ा, ऊपर चढ़ गया। मान लो यहाँ पर एक लैडर लगा रखी थी इस तरीके से, ये रही, और ये बाल्टी को लेकर ऊपर चढ़ गया। तो इसने ये जो ऊपर चढ़ा ना, ये चढ़ा है 10 मीटर, और बाल्टी में उसने फोर्स कहाँ लगा रखी थी, ऊपर की तरफ ही। कितने लगा रखी थी, 10 न्यूटन की। तो वो जो बाल्टी लेकर ऊपर चढ़ा तो उसने डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में करा। अब जो इनके बीच का एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, बिकॉज फोर्स भी उधर ही लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। अच्छा, अब अगर हम वर्क डन निकालें इतने केस का, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था 5 मीटर, तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। चलिए, एफ क्या है आपका, फोर्स क्या है 10, डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 मीटर, वो आगे गया। कॉस थीटा क्या होता है, देखो कॉस थीटा होता है, कॉस यहाँ पर थीटा कितना है 90, और आपको ना पेपर में अगर आप 9th क्लास के हो तो आपको cos 90 की वैल्यू दे के रखेंगे। ठीक है, क्या होती है 5 10 से क्या हो गया 50, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया 0। उसने कोई वर्क डन नहीं किया। ठीक है, बट एक्चुअल लाइफ में आप कहोगे कि यार मैं तो काम करा है, मैंने बाल्टी उठा के लाया मैं 5 मीटर। ठीक है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने कुछ काम नहीं किया। पर इस केस में, सेकंड केस में आप वर्क डन अगर निकालोगे तो क्या फॉर्मूला है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितनी लग रही थी उतनी 10 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट कितना था 10 मीटर का। अब एंगल क्या है 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 20, और कोस थीटा कोस 0 की वैल्यू होती है कितनी 1 इंटू 1 हो गया, तो 20 जूल। तो आपको जो सेकंड वर्क डन आया, सॉरी वर्क डन आया, वो कितना आया 20 जूल। अब सॉरी यार 10 इंटू 10 करना था, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, 100 आएगा। एक्चुअली मैंने अभी बहुत क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है तो दिमाग थोड़ा बिजी था इस वक्त। ठीक है, तो चलिए ये आपका कितना आ गया 100 जूल, तो आपका वर्क डन आ गया 100 जूल। अगर मैं आपसे पूछ लूं टोटल वर्क डन उस बंदे ने कितना करा इन दोनों केसेस में, तो आप क्या करोगे 0 प्लस 100 जूल। पहले केस का 0 जूल, दूसरे केस का 100 जूल, तो कितना आ गया 100 जूल उसने टोटल वर्क डन किया है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आवर क्वेश्चन इज अ क्रेन, एक क्रेन है। पहले मैं क्रेन ड्रॉ करता हूं। देखो कभी भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो पहले उसका डायग्राम जरूर बनाया करो। A crane pulls up a car of weight। एक क्रेन थी, उसने कार को उठाया मतलब पुल अप करा मतलब उठाया। ठीक है, आप जिम में वो वाली जिम करते हो ना ऊपर उठने वाली, तो इस तरीके से इस क्रेन ने इस कार को ऊपर उठाया। कितना ऊपर उठाया वो देखते हैं अभी। अ कार पुल्स अप अ कार, सॉरी अ क्रेन पुल्स अप अ कार वेइंग 500 kg। इस कार का वेट कितना था 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर। वर्टिकल हाइट मतलब कितना ऊपर उठाया उसने 4 मीटर ऊपर उठाया, इसका वेट इतना था। कैलकुलेट द वर्क डन बाय क्रेन। तो क्रेन का वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। सॉरी, यहाँ पर फोर्स क्या लग रही होगी, देखो क्रेन कार को ऊपर उठा रहा है तो क्रेन तो ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, बट हम ऊपर वाली फोर्स नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज हमें पता ही नहीं है। तो इसका आपको सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट किसी फोर्स से ऊपर खींचा जाता है तो उस पर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नीचे की तरफ लगाता है, कौन, ग्रेविटी। तो यहां पर अगर मैं इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दूं, इस कार पर लगने वाली, मान लो ये कार है, इस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दूं तो मेरा काम हो जाए। तो यहां पर ये फोर्स एक्ट कर रही है, तो फोर्स की जगह लिख देता हूं मैं mg। एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट की, वो क्रेन कितनी ऊपर उठाती है कार को, तो 4 मीटर उसने ऊपर उठाया। अच्छा, मास कितना था कार का 500। जी कितना होता है, जी को यहाँ पर आप लोगे 9.8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4। अब ये 10 से पॉइंट हटा दो, 0 इससे कट जाएगा। चलो 5 4 जा 20, तो मतलब 200 इंटू 98, और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 91600 जूल। तो आपका जो वर्क डन आया वो आ गया ये। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इतने 10 की पावर 5 kg ऑफ कोल पर आवर फ्रॉम अ माइन विच इज 360 मीटर डीप। मतलब एक माइन है जिस तरह कोयले की खान होती है यार, वो कितनी गहरी है 360 मीटर डीप है। हमें बतानी है इस क्या नाम इंजन की कितनी पावर हो कि वो अपने 10 की पावर 5 kg कोल को निकाल ले, कितने पर आवर में, मतलब वो 1 घंटे में इतना कोल निकाल ले, और जो कि जिस माइन में से निकाल रहा है वो कितनी गहरी है 360 मीटर गहरी है। अच्छा, तो आपको इंजन की पावर कैलकुलेट करनी है एट द एंड। चलिए, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा,
तो यहाँ पर फोर्स कौन सी लग रही है, कोल पर, क्योंकि वो इंजन जो है वो कोल को उठा रहा है। जब कोल ऊपर खींचेगा तो इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, दैट इज इक्वल्स टू mg। mg क्या, ग्रेविटी की फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी इसको ऊपर अपने तरफ खींचेगी, इंजन इसको ऊपर खींचेगा। अब इंजन इसको तभी ऊपर खींच पाएगा जब इसकी मिनिमम फोर्स इसके इक्वल हो mg के। यानी मान लो एक पेन पड़ा हुआ, मैं इसको कब उठा पाऊंगा, जब मैं इसके वेट के इक्वल फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा, या फिर उससे ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये ऐसे उठ जाएगा। पर अगर मैं उसके इक्वल फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे उठेगा आराम आराम से, ठीक है। चलिए, तो इतनी फोर्स तो होनी चाहिए, तो हम इसकी जगह ये फोर्स लगा सकते हैं। तो फोर्स कितनी लग रही है, mg। एस क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, चलिए, अपॉन टाइम। तो m क्या है, कोल का, कोल का m है ये 10⁵, ठीक है। और कितने g कितना है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लो 10 है, 9.8 होता है वैसे, मैं 10 मान रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना है कोल का, 360 मीटर ऊपर ही, तो तभी तो माइन से बाहर आएगी वो, ठीक है। तो 360 मीटर अपॉन टाइम क्या लिखोगे, टाइम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसने कहा kg/h, 1 घंटे की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या टाइम क्या है, 1 आवर। पर यहाँ पर आर में नहीं लिखते हम टाइम लिखते हैं यहाँ पर सेकंड में। तो 1 आवर में कितने मिनट होता है, 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा 3600 सेकंड। तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप 3600 सेकंड से। अब 1 0 इससे गई, 1 0 इससे गई, 36 1 जा, 36 10 जा, अब 10 से 10 गया, तो आपका जो आंसर आ गया, पावर आया इंजन का, वो कितना है, 10⁵। तो ये आपका क्या है, आंसर। क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 120 kg। मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो है 120 kg का, ठीक है, इतना भारी है वो, हमें कितना वर्क डन करना पड़ा होगा इसकी स्पीड को इंक्रीज करके 40 मीटर पर सेकंड करने के लिए। मान लो ये 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, हमें कितना वर्क डन करना पड़ा होगा कि इसकी स्पीड इतनी हो जाए, ये हमें बताना है। तो मतलब एक तरीके से चेंज इन स्पीड हुई है यहाँ पे, तो हमें इसकी स्पीड चेंज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन अगर आपको पता हो, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपने पढ़ा होगा वर्क डन की एक तो फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक होता है वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो इन तीनों में से हम ये यूज कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो कर लेते हैं। फिर ये क्या होगा, के एफ, मतलब के काइनेटिक एनर्जी इस फाइनल वाले की और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाले की, इस वाले की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम, ये क्या है फाइनल मतलब v², और हाफ एम ये क्या है u², बिकॉज यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से हम हाफ एम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि मास थोड़े ना चेंज हो रहा। चलिए, तो ये क्या हो गया, v² माइनस u²। अब तो सिंपल कैलकुलेशन ही है, हाफ और 120 मास है इसका, v² क्या है आपका 40, तो मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 58500 जूल, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 1 2 6 12, ठीक है। 60 को जब हिसाब करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।